जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर और नए ऊर्जा के साथ। चूँकि उत्तर प्रदेश हाई जुडिशरी का एग्ज़ाम जो प्री कंडक्ट कराया गया था अभी 5 सितंबर को हाल ही में संपन्न हुआ है और एक रोचकता बनी हुई है कि मेरिट कितने पे जाएगी। सभी लोगों ने जो YouTube के एक्सपर्ट हैं या यूँ कह लें कहीं ना कहीं से कोचिंग चलाते हैं, संचालक हैं, उन्होंने अपनी राय व्यक्त किया है। क्वेश्चन जो आया था उसका स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था, ऐसा ही क्वेश्चन आना चाहिए। कुछ लोग बीच में YouTube पर ही केवल सोचे कि YouTube से ही तैयारी हो जाए, तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि शॉर्टकट में कभी कोई तैयारी नहीं हो सकती है। खासकर एचजीएस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या खूब सॉल्व करते हैं, रट भी लेते हैं, तो उसका रोल सिर्फ 10% है। उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुतों को हमने देखा है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे ही एकदम लगे रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उसका रोल सिर्फ 10% है और वो भी उसके लिए है जो कि मेंस की तैयारी कर रहा है। वो एक बार अगर जो पलट के पन्ना देख लेता है तो उसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो 10% अचीव कर लेता है एक्स्ट्रा। क्योंकि बाकी के लोग जो हैं वो यदि पूरे बेयर पे कमांड नहीं है उनका या नहीं रखते हैं तो उनका प्री नहीं निकलेगा। कुछ लोग का टारगेट ही प्री होता है, प्री निकल गया बल्ले बल्ले, उसके बाद मेंस से कोई लेना देना नहीं। मेंस की जो तैयारी कर रहा है उसको कहीं से ये टेंशन नहीं है कि मेरिट कहाँ पे जाएगी। चूँकि 45% तो मेरिट उसके नीचे जानी नहीं है, जो जाना है 45% तक जाना है गिर करके, उसके ऊपर मेरिट का कोई लिमिट नहीं है। हमने एक अपने अनुभव के आधार पे जो कैलकुलेशन किया है कि यदि 60 से 70 के बीच में जो भी व्यक्ति हैं वो 10% हो सकते हैं। क्योंकि 10% का मतलब हो गया कि 7000 बच्चे यदि अपीयर हुए हैं तो 700 या 8000 भी अगर जो मान लेते हैं तो 800 हुए। क्योंकि 900 लड़कों को प्री क्वालिफाई कराना है अनरिजर्व में। सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनको 900 लगभग लड़कों को प्री में शामिल करना है। तब भी 100 लड़कों को लेने के लिए, अभ्यर्थियों को लेने के लिए मेरिट को गिराना पड़ेगा, वो 60 के नीचे चला जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन से देखा जाए तो 58 और 62 के बीच में ही मेरिट रहनी है, उससे ऊपर नहीं जाना है। क्योंकि इस बार सीटें अधिक हैं और संख्या परीक्षार्थियों का कम है। उस दृष्टिकोण से मेरिट बहुत नहीं हाई जाएगा। और ये जो चर्चाएं बनी रहती हैं कि कितना मेरिट जाएगा, ये कोई मायने ही नहीं रखता है। इसका तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जिसको मेंस की तैयारी करना है वो मेंस की तैयारी कर रहा है, वो संतुष्ट है, चाहे वो उसका 58 आया है, चाहे 62 आया है, चाहे 65 आया है, इससे नहीं मतलब है, वो तैयारी कर रहा है। जिसको सिर्फ प्री तक सीमित रहना है वो ऊपर नीचे हो रहा है कि उसका 62 आएगा तो मेंस दे देंगे, 65 आ जाएगा तो मेंस दे देंगे। वो तो 70 पाने वाला भी ऊपर नीचे हो रहा होगा कि भैया 70 आया है, पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि 70 पे ही मेरिट बन जाए। तो इसका आकलन हम लोग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि हम लोग पास कोई ऐसा डाटा नहीं उपलब्ध है। जितने परीक्षार्थी बैठे हैं वो सारे एक जगह उस डाटा को बताएं कि हमने कितना नंबर पाया है। ये तो तभी पता चलेगा जब हाई कोर्ट द्वारा वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस दी जाएगी, गजट किया जाएगा और उसके आधार पर मेरिट भी डिसाइड किया जाएगा। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि अब मैं, कुछ लोगों का डिमांड रहा है, बहुत हमारे शुभचिंतक हैं जो कि बार बार हमें फ़ोन करते हैं कि आप एकदम शांत हो गए। तो मैं अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, खासकर ला के 2007 से लेकर के 2018 तक के, मैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन को एक प्रकार से व्याख्या करूंगा, कैसे उसको मेरे द्वारा आंसर हो सकता है। क्योंकि आंसर देने का एक अलग तरीका होता है
हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ, हो सकता है कि जो एनालिसिस कर रहा हो मेरे आंसर का वो सोचे कि ये तो बहुत बेकार क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ये अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस शैली में हम पढ़े रहते हैं, जिस शैली में हम उसका एनालिसिस किए रहते हैं, उसी शैली में हमें आंसर भी अच्छा लगता है। लेकिन जो फैक्ट है, उस फैक्ट से हट करके आप आंसर देते हैं तो वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो हमें जो कुछ भी आंसर देना है, पहले तो बेयर के इर्द गिर्द ही रहना है, बेयर जो कह रहा है उसके अनुसार हमें आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन का ये है कि आंसर में केस लॉ को भी हमको ध्यान में रखना है कि वो सुसंगत केस लॉ उसमें क्या हो सकता है जिसको हमको मेंशन करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, ये 2007 का ही है और पेपर है ये पेपर नंबर 1 है, विधि 1 मौलिक विधि का है, 2007 का। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्वेश्चन है ए, एक हिंदू पुरुष अपने प्रथम विधिपूर्ण विवाह के बने रहने के दौरान दूसरे विवाह की संविदा करता है। 2 लड़कियां द्वितीय विवाह से उत्पन्न हुई। ए अपने पीछे 2 विधवाओं W1 और W2 को छोड़कर मरता है। एक पुत्र ए प्रथम पत्नी से उत्पन्न होता है और 2 पुत्रियां D1 एवं D2 द्वितीय पत्नी से उत्पन्न होती हैं। मृतक ए द्वारा छोड़ी गई संपदा किस अनुपात में इन व्यक्तियों को उत्तराधिकार में मिलेगी। अब इसके 2 तरीके से आंसर हो सकते हैं। जनरली अगर जो देखा जाए तो एक अंश सीधे सीधे बांट दिया जाता है कि जितनी विधवाएं हैं सबको मिला करके एक अंश। लेकिन यदि हम बेयर को देखते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तो उसमें कहा जाता है कि प्रथम विवाह के वैध रहते यदि कोई दूसरा विवाह किया जाता है तो शून्य हो जाता है। अब शून्य जब हो जाएगा तो उसके किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं रह जाएंगे, उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि वहीं पे हम उसी अधिनियम का यदि धारा 16 पढ़ते हैं, 17 पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात कही गई है कि यदि जो अधर्मज बच्चे हैं, चाहे वो बाइडेबल से हों चाहे वो वैध से हों, दोनों कंडीशनों में जो बच्चे हैं वो वैध होंगे। तो जब बच्चे वैध होंगे तो उसका अंश भी वैध होगा। लेकिन माताओं के मामले में ऐसा नहीं है। उनके मामले में ये करें कि दूसरा विवाह शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो उसके सारे जो है अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो विधवाएं हैं उसमें जो दूसरी विधवा है उसको कोई अंश नहीं मिलना चाहिए। बाकी की जो एक प्रथम महिला है जो बची हुई विधवा है उसको एक अंश मिलेगा, और जो उसके पुत्र और पुत्रियां हैं चाहे वो अधर्मज हैं चाहे धर्मज हैं उनको सब में एक एक अंश बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि 1/4 अंश सबको मिलेगा। तो ये लिखने के एक तरीके हैं, अपनी अपनी शैली है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लगातार देखें। अभी तो एक इंट्रोडक्शन है और इसको बहुत मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं 2007 से लेकर के 2018 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एक एक क्वेश्चन का व्याख्या करेंगे, और उसमें जहाँ ज़रूरत होगा धाराओं का वर्णन करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा केस लॉ का वर्णन करेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा दृष्टांत का वर्णन करेंगे। आप लोग उसको देखिएगा, लिखने का तरीका क्या होगा उसको मैं बताऊंगा। और ये एक मेरी शैली है, इसको मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सल है। आप लोग स्वतंत्र हैं, अन्य लोग भी जो अच्छे अच्छे विद्वान हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो अपने लेक्चर में बताते हैं कैसे लिखा जाता है, उसको आप अडॉप्ट करिए। मैं एक हिंट के रूप में ही आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन का हम लोग को आदत पड़ी हुई है, ऑनलाइन का वैसे कोई आदत नहीं है, और हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि मैं आपको उस व्यवस्थाओं के माध्यम से उस तरीके से आंसर प्रोवाइड करके बता सकूं। तो जो मेरे पास व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उसमें अधिक से अधिक आप लाभ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे वीडियो में फालतू चीज़ें नहीं होंगी, इधर उधर की कोई बातें नहीं होंगी। आपको टू द पॉइंट मैं बताऊंगा कैसे क्या आंसर है, कहाँ से है, कैसे लिखना है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अगले वीडियो में इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।